हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज मोशन इन अ प्लेन का जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, फंडामेंटल के बारे में, वेक्टर क्या होता है, इसका लेंथ क्या बताता है, एरो हेड क्या बताता है। फिर हमने वेक्टर का एडिशन बताया था जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ बताया था, पैरेललोग्राम लॉ बताया था, पॉलीगन लॉ बताया था। फिर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात हुई थी। मैंने कहा सबट्रैक्शन बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही है। फिर सबट्रैक्शन के बाद पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। तो उन वीडियो लेक्चर्स को आप देख लेना। आज एकदम नया टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। हम इसमें वेक्टर के कंपोनेंट लेना सिखाएंगे। और ये रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एक टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें 11th में पढ़ना है, इसका यूज पूरी फिजिक्स में होता है। जैसे 12th में भी आएंगे तो फोर्स वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो हमें कंपोनेंट लेने पड़ते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में कितना होगा, उसके कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। तो रिजोल्यूशन का मतलब ही है, दो तरह का वेक्टर रिजोल्यूशन हम पढ़ेंगे। एक तो 2D रिजोल्यूशन पढ़ेंगे और एक 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन में हम किसी एक वेक्टर के, वो 2 डायमेंशनल वेक्टर ही होगा, प्लेन में होगा, तो उसके 2 कंपोनेंट लेंगे हम, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी कहते हैं उसको। फिर हम पढ़ेंगे 3D रिजोल्यूशन जिसमें हम एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एक टॉपिक की तरह से नहीं है, एक बेसिक्स है जो फिजिक्स में बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। इसको बेसिक समझ के पढ़ना है, ये समझ के नहीं पढ़ना कि ये टॉपिक 11th के एग्जाम में आता है इसलिए हमें पढ़ना है। इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है ना। तो हम रिजोल्यूशन पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ हम आपको 1-2 क्वेश्चन भी बेसिक्स बताते जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली रिजोल्यूशन हमें पढ़ाया किस लिए गया। समझ गए ना। तो ध्यान से समझना है, हमें पढ़ना क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर होगा, उसको हमें रिजॉल्व करना है। तो मैंने जैसे बताया था कि रिजोल्यूशन 2 तरह का होता है, 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन और 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की, ठीक है ना। सबसे पहला रिजोल्यूशन है, फर्स्ट केस 2 डायमेंशनल मतलब 2D रिजोल्यूशन, ठीक है। अब 2D रिजोल्यूशन में हम जो वेक्टर लेंगे वो 2 डायमेंशनल वेक्टर लेंगे, मतलब वेक्टर इन अ प्लेन होगा। देखिए, चाहे 2D रिजोल्यूशन हो या 3D रिजोल्यूशन हो, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। ये एक्स एक्सिस है मान लो और ये वाई एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में जैसे यहाँ पर कोई भी वेक्टर होगा तो ये प्लेन में वेक्टर होगा ना, ये, ठीक है ना। तो हम एक प्लेन में वेक्टर कंसीडर करेंगे। इस तरह से हमने ले लिया एक वेक्टर है OP, नाम दे दिया इसको OP, और कन्वीनियंसी के लिए हमने इसको मान लिया A वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर A एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है। जरूरी नहीं एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बनाए, आप वाई एक्सिस के साथ भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है ना। बाद में हम जब कंक्लूड करेंगे तो बताएंगे अगर वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट एंगल लेते तो क्या रिजल्ट मिलता, ठीक है ना। तो हमें रिजॉल्व करना है, इसके कंपोनेंट लेने। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसके एरो हेड से यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मैंने क्या बताया, द वेक्टर विच इज टू बी रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व करना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम इट्स एरो हेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों पे परपेंडिकुलर डालिए। तो जैसे परपेंडिकुलर यहाँ मिला करके, तो इसको पॉइंट को नाम दे दिया M और इसको नाम दे दिया N। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, M पॉइंट पे मिला, तो हमें इस OP वेक्टर का एक कंपोनेंट क्या मिल गया, ये OM, ऐसे वेक्टर बना लो ऐसे करके। और दूसरा परपेंडिकुलर डाला, N पे मिला, तो हमें एक कंपोनेंट मिल गया ON ऐसे करके, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो हमारे पास इक्वेशन बेसिकली क्या बनी, OP वेक्टर जो हमने लिया उसके 2 कंपोनेंट, एक OM वेक्टर आ गया प्लस एक वेक्टर आ गया ON। यहाँ तक तो किसी दिक्कत नहीं। फिर से मैं बताता हूँ, ये 2D में वेक्टर है, इसके एरो हेड से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना। हमने कहा ना 3D में भी हम परपेंडिकुलर ही डालेंगे, ठीक है ना। चूँकि 3D फिगर बोर्ड पे बनाएंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी समझने, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए कि एरो हेड से परपेंडिकुलर डालने। यहाँ तो चूँकि परपेंडिकुलर दोनों लाइनें दिख रही है, जब तीसरी एक्सिस और होगी ना इस तरह से, तब प्लेन को इसको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है,
ये एंगल 90 है। तो OP के दो कंपोनेंट मिले, एक OM जहाँ परपेंडिकुलर मिला वो वेक्टर बना लिया, एक ON। अब कन्वीनियंसी के लिए मैंने क्या बताया, जैसे ये A वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट ये है, उसका एक ये, जैसे इसको A नाम दिया, ऐसे X एक्सिस का इसको नाम दे दिया AX वेक्टर, और इसको नाम दे दिया हमने AY वेक्टर। A के दो कंपोनेंट हमें कैसे मिले, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो एक OM मिल गया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ON मिल गया। हमने इनको नाम AX और AY दे दिया, तो हम लिख सकते हैं A वेक्टर इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, हमने इनके नाम दे दिए AX और AY। अब हमें पता है कि X एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर I कैप होता है, Y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर J कैप होता है, और Z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, K कैप होता है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि AX वेक्टर है तो हमें मतलब AX की डायरेक्शन देनी है, तो AX का मतलब है X डायरेक्शन में वेक्टर। तो यहाँ से हम वेक्टर हटा सकते हैं, I कैप लगा सकते हैं, यहाँ से हम वेक्टर हटा सकते हैं, यहाँ क्या लगा सकते हैं, J कैप लगा सकते हैं। कैसे, हमें पता है I कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग X एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यही बताया था ना। तो यहाँ से देखो आपको क्या रिजल्ट मिल के आ सकता है, AX वेक्टर बराबर I और AX का मैग्नीट्यूड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही तो मैं यहाँ बता रहा था, यहाँ से वेक्टर हटा दो, AX की डायरेक्शन बतानी है, तो AX किधर है, X डायरेक्शन के लॉन्ग है, तो X डायरेक्शन के लिए क्या लगता है, I कैप। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको नंबर 1 दिया। इसी तरह से हम सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं AY वेक्टर बराबर J इंटू AY का मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ लिखा I, वैसे J बराबर लिखेंगे तो AY अपॉन AY आएगा, तो यही रिजल्ट मिलेगा। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज A वेक्टर इक्वल टू I AX प्लस J AY। ये तो हो गया 2D रिजोल्यूशन, इसको हमें नंबर दे दिया 2। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। आपको पता है मैग्नीट्यूड होता क्या है, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड आएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं बेसिक्स में वेक्टर के। लेकिन हम इसको दूसरी तरह समझते हैं, क्यों, हमने कहा था हमें कंपोनेंट लेना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़िए OPM, फ्रॉम ट्रायंगल OPM, ये एंगल है थीटा, इसके सामने साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो एक वेक्टर है, और बेस में क्या है, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा ये तो निकालना है हमें। हमने क्या बताया, ये A वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर AX है, तो ये AX होगा कितना, इसका दूसरा कंपोनेंट AY है, तो ये Y होगा कितना। मेरा काम क्या है, कंपोनेंट कितने कितने होंगे, हमने तो अभी नाम दे दिया AX और AY। ये दो कंपोनेंट है, ये हैं कितने, ये कैसे निकालेंगे। देखिए ये ट्रायंगल लिया आपने, एंगल के सामने साइड में क्या परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब AX वेक्टर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, A वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा। AX वेक्टर अपॉन A क्या आएगा, cos थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा, या नीचे लिख देता हूँ, दिस गिव्स AX वेक्टर इक्वल टू A cos थीटा। अब यही समझ लो, हमने बताया था AX क्या है, इस A का एक कंपोनेंट है, तो AX आया कितना, A cos थीटा के बराबर। AX कितना आया, मतलब अगर ये A है तो यहाँ अगर हमें कंपोनेंट लिखना है इसका, तो ये A cos थीटा आएगा। जैसे यहाँ अगर F वेक्टर होता फोर्स, तो यहाँ पर क्या आता, F cos थीटा आता। अगर इसको हम निकालते, इसको निकाल लिया ना, ये बेस है ना, यहाँ AX भूल जाओ कि AX निकाल, तो अगर ये बेस हमें निकालना, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा आएगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने साइड के, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर हुआ ना। सिमिलरली
ए वाई वेक्टर अपॉन ए वेक्टर करेंगे तो आएगा साइन थीटा। तो ए वाई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ये देखो दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट। मतलब आपका गिवन वेक्टर, ये गिवन वेक्टर ए x एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है तो x एक्सिस पर cos कंपोनेंट आता है। अगर ये एंगल थीटा यहाँ होता तो ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा होता और ये वाला कंपोनेंट a sin थीटा होता है। इसको दिमाग में बिठा लो भाई। तो ये दो कंपोनेंट हैं वेक्टर के, हमने अभी नाम दे दिया था, ये ax और ये ay। अब हमने यहाँ बता दिया कि अगर वेक्टर ये a है तो यहाँ ax जो है ना वो होगा कितना, a cos थीटा। अगर a है तो यहाँ कितना होगा, a sin थीटा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। तो देखिए तीसरी और आखिरी बात, इसको इनको नाम दे दो कुछ भी, इक्वेशंस को 3 और 4 दे दो। इस इक्वेशन को नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 4। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 and 4, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कौन सी इक्वेशन, 3rd and 4th। 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करो। तो मैंने कहा वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर हट जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, अब इनको जोड़ना है, जोड़ लो। तो इधर तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे, दिस प्लस दिस करो तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना बन जाएगा, 1। ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 बन गया। तो अपने को रिजल्ट क्या मिला, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या ए बराबर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आ गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने यहीं पर बता दिया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वही तो आया ना। हमने यूनिट वेक्टर जब पढ़ा था तो वहाँ पर निकाला था वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन थी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लिखा था ना, आई के साथ जो कोएफिशिएंट था उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कोएफिशिएंट था उसका स्क्वायर, वही तो यहाँ किया। ये वेक्टर आपका, ये ए आपका एक 2D वेक्टर, कैसे पता 2D है, देखो दो कंपोनेंट हैं, एक आई के लॉन्ग और एक जे के लॉन्ग, एक एक्स कंपोनेंट और एक ये एक्स और वाई हैं कितने, वो मैंने यहाँ निकाल दिए दोनों। तो आपको कंपोनेंट लेना भी आ गया, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी आ गया, और अगर आपको एंगल निकालना है, चलिए ये नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। जैसे रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, ए एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ए वाई के साथ 90 माइनस थीटा होगा, तो कई बार एंगल पूछ दिया जाता है। तो इनको डिवाइड कर लो 3 और 4 को, डिवाइडिंग 4 बाई 3। अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ए वाई के नीचे ए एक्स को ले जाओ, ए से कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से हम एक वेक्टर के दो कंपोनेंट लेते हैं, ए एक्स और ए वाई, दोनों कंपोनेंट कितने कितने होते हैं वो आपको बता दिया। इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रिजल्ट वही आया मैग्नीट्यूड का जो हमने पीछे पढ़ा था, यहीं से पढ़ा था एक्चुअली, वहाँ हमने यूज किया था, ऐसे आता है। और उसके बाद हमने एंगल निकाला। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। अब देखो हमने ये 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन क्यों पढ़ाया, इसका एप्लीकेशन में हाथों हाथ वही बता देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में तो वही इसका बहुत यूज है, दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है।
देखो कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस बताएं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। तो इस x डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, ये पूछा गया है। 10 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर फोर्स कितना होगा हमें निकालना है। तो हमने अभी क्या बताया था, हमने भी आपको ये बताया था कि इस तरह से अगर ये a वेक्टर है कोई, हमने भी बताया था ये a वेक्टर है, यहाँ एंगल थीटा है, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर जो चीज़ आती है ये वाली चीज़, ये क्या होती है a cos थीटा, और यहाँ जो चीज़ आती है वो क्या होती है इधर a sin थीटा। ये याद कर लो, a वेक्टर था अभी बताया था, यहाँ ax लिखा था, इसकी वैल्यू a cos थीटा थी। अब आप ax ay भूल जाओ, ax ay तो हमने नाम दिए थे, ax का मतलब x डायरेक्शन में a का कंपोनेंट, ay का मतलब y डायरेक्शन में a का कंपोनेंट। तो यहाँ a है तो यहाँ a cos थीटा आएगा, a sin थीटा आएगा। हम कह रहे हैं यहाँ f है, ये क्या है f, और ये एंगल थीटा दिया, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा f cos थीटा, और यहाँ क्या आएगा f sin थीटा आएगा। ये चीज़ सब बच्चों को पता होनी चाहिए, इसीलिए रिजोल्यूशन पढ़ाया गया है। ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया था, मान लो ये फोर्स F दिया गया, अगर एंगल थीटा यहाँ है तो एंगल थीटा का यहाँ ये बेस बनेगा, तो यहाँ आएगा F cos थीटा और यहाँ आएगा F। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं कि x एक्सिस पे ही cos थीटा लिखना है मुझे, एंगल के साथ cos कंपोनेंट आता है किसी भी वेक्टर का। अब आप भूल जाओगे, हमें a दिया गया था ax और ay, हमने तो f में कन्वर्ट कर दिया, ये f यहाँ f है तो यहाँ f cos थीटा है, यहाँ sin थीटा, ये f है यहाँ f थीटा, ठीक है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये f दिया गया 10 न्यूटन आपको, तो यहाँ कितना आएगा, f की वैल्यू क्या है, f बराबर आएगा 10 cos 30। यहाँ पर क्या आएगा, इसका cos कंपोनेंट 10 cos 30, तो 10 cos 30 कितना होता है, √3/2 से गया 5, तो आंसर आ गया 5√3 न्यूटन। तो इस तरह से यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना लगेगा 5√3 न्यूटन। तो आप आराम से निकाल सकते हो। नेट फोर्स कैसे निकालना है, थोड़ा और लेता हूँ एग्जाम्पल। अब ये तो क्या था कि एक फोर्स दिया गया था आपको, सिर्फ एक फोर्स दिया था, आपने उसके कंपोनेंट ले लिए। अब देखिए, अब हमने दे दिया है इस क्वेश्चन में, आपके अभी तक जो पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपोनेंट। तीन चीजें पढ़ी ना आपने। यहाँ देखिए, F1 बराबर 10 न्यूटन, F2 बराबर 10 न्यूटन। दो फोर्स हैं F1 और F2, मतलब दो वेक्टर हैं, समझ गए ना, 10 न्यूटन, और ये दोनों 60 एंगल पे इंक्लाइन है, मतलब ये 60 डिग्री पे लग रहे हैं। एक बॉडी है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं 60 न्यूटन पे। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पूछा गया। क्या पूछा गया है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स आपको निकालना है। तो हमने अभी क्या बताया था, अब यहाँ पर बच्चा गलती कर देता है, यहाँ F दिया गया, यहाँ F cos 60 लिख देता है, अरे फिर यहाँ F दिया गया, यहाँ cos देता, पता नहीं क्या करता है। आपको अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया गया, यहाँ पर देखो एक ही वेक्टर था A, और वो वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था ये दिया गया था, या y के साथ कितना एंगल दिया था। दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं दिया था, यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया गया है। कोई एक वेक्टर किसी लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, किसी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये नहीं दिया गया। तो आप अपने आप ये काम कर लो। आपको क्या करना है, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया जाए, ध्यान से सुनिए, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया गया है तो आपको इस एंगल को फाड़ देना है। बेस लाइन अपने आप बना लो, फाड़ दो। ये एंगल कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया। अब तो आपका काम आसान हो गया। अब देखो अपना यही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, इस नीचे वाले को छुपा लो, फिलहाल इसको भी छुपा लो, ये लो छुपा लिया। अभी आप सिर्फ इसको देखो ऊपर वाले को। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ F1 लिखा है, तो यहाँ F1 का cos कंपोनेंट आएगा, यहाँ क्या है F1 cos 30, और ये F1 है, यहाँ F1 cos 30 आएगा, अभी तो बताया वो चीज़ का। अब यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा F1 sin 30, राइट। एक वेक्टर दिया आपने, अब दूसरा वेक्टर बना लो वापस।
ये F2 बराबर भी 10 न्यूटन था। अब इसको भूल जाओ, इसका काम कर दिया आपने, ये कॉस आ गया, इसका भी ये एंगल 30 दिया गया। तो मैंने कहा जो भी वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है वहाँ कॉस कंपोनेंट ही आएगा। ये 30 एंगल कहाँ बना रहा है इस लाइन पे, यहीं पर आएगा F2 cos 30, दोनों कंपोनेंट ही आएगा। और इसका साइन कहाँ आएगा, इधर आएगा। F2 वेक्टर इस लाइन के साथ 30 है तो यहाँ कॉस आएगा, यहाँ है क्या साइन। दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अगर यहाँ कॉस आया तो साइन यहाँ मत डेल देना इसका कॉस, इस वेक्टर का कॉस यहाँ तो साइन आएगा, क्योंकि वेक्टर दोनों कंपोनेंट के बीच में ही होता ना। तो एक कंपोनेंट यहाँ, तो एक यहाँ आएगा, तभी बीच में आएगा, तो यहाँ पर आएगा F2 sin 30। अब ये है पिक्चर आपके सामने। अब देखिए, अब आपने चूंकि F1 के भी कंपोनेंट ले लिए और F2 के भी कंपोनेंट ले लिए, अब आपको F1 F2 से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आपको क्या करना, ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो हम P प्लस क्यू की याद है। ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे, P माइनस क्यू। देखो ध्यान से, ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट है, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आंसर। वाई डायरेक्शन का अगर रिजल्टेंट देखें तो ये दोनों अपोजिट वेक्टर है, माइनस करो। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा, कारण F1 यहाँ लिखा है sin 30, यहाँ लिखा है F2 sin 30, लेकिन F1 और F2 तो सेम ही है। तो यहाँ पर 10 sin 30 लिखा है। क्या लिखा है, F1 का मतलब क्या है 10, तो 10 sin 30 यहाँ भी लिखा है। F2 का मतलब भी तो 10 ही है, तो 10 sin 30 तो यहाँ है, तो ये तो माइनस करोगे 0 हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए 0, खत्म। अब आपके पास ये दोनों बचे हैं, तो नेट फोर्स हमने बताया था कल, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते तो उनको ऐड कर लो, रिजल्टेंट आ जाता है। तो कितना आएगा, F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। अभी मैंने फिर बताया कि F1 F2 दोनों सेम ही, इसका मतलब जो चीज़ ये लिखी वही चीज़ ये लिखी है, तो आप दो बार लिख क्यों, दो का गुणा कर दो, 2F1 cos 30 लिख दो, या किसी को डर लग रहा हो तो ऐसे लिख दो 2F2 cos 30 लिख लो, आंसर तो एक ही आएगा, क्योंकि F1 F2 कैसे हैं, सेम। हो गया 2F1 कितना है 10, cos 30 कितना होता है हाफ, सो √3/2, 2 से 2 गया, आंसर आ गया 10√3 न्यूटन। मतलब एक बॉडी पर दो फोर्स, एक 10 न्यूटन इधर लग रहा था, 10 न्यूटन लगा, 60 डिग्री पे लग रहे थे। इस बॉडी में लगने वाला नेट फोर्स कितना आया, ये आया। हमने क्या किया, कंपोनेंट्स लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिजोल्यूशन एक डेरिवेशन के हिसाब से आप मत देखिए, रिजोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है कि कोई वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर अगर है, प्लेन में है, तो वो x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, तो उसका x पे कंपोनेंट कितना होगा और y पे कंपोनेंट कितना होगा आपको बता दिया। कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस पर उसका कॉस कंपोनेंट आता है, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन आता है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो उसी का हमने 1-2 एग्जांपल लेके आपको समझाया था मेरे ख्याल से। अब आप 2D रिजोल्यूशन का मतलब समझ गए हो कि हमने 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन क्यों पढ़ा है, राइट। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने जो बताया ना वेक्टर का, जैसे मैंने बताया था कि एक कंपोनेंट ले रहे थे, अभी हमने F के ले लिए। इसी तरह से कोई भी वेक्टर, जैसे टेंशन एक फोर्स है, तो कहीं पर T दिया जाता है तो हम T cos थीटा T sin थीटा लिख सकते हैं, टेंशन के कंपोनेंट। कहीं हमें वेलोसिटी दी जाती है तो हम वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख सकते हैं, V cos थीटा V sin थीटा, समझ गए ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि कौन सा वेक्टर है, किस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, उसका कहाँ कॉस कंपोनेंट आएगा और कहाँ साइन कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। ध्यान रखना अपने दिमाग में 3D कॉन्सेप्ट थोड़ा ले आओ, क्योंकि बोर्ड एक प्लेन है और इसी पे हमें 3D फिगर बनानी है, ठीक है ना। चलिए, थ्री डी रिजोल्यूशन का सिर्फ डायग्राम समझना, आपको डायग्राम समझ लिया फिर आंसर तो वही आना है। जैसे अभी मैंने कहा था 2D वेक्टर है, अगर 2D वेक्टर था तो उसके 2 कंपोनेंट थे, एक x डायरेक्शन में ax और एक y डायरेक्शन में था ay, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना था iax jy। अब आपका 3D वेक्टर है तो az भी होगा वहाँ पर, तो आपका आएगा iax jy और kaz। तो बस कुछ नहीं है, 3D रिजोल्यूशन, 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। देखो हम आपको पहले बता दें थोड़ी चीज़ें। आपके पास जैसे ये मान लो एक बॉक्स है, ये 3D फिगर है, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर हैं,
समझ गए ना, सबके बीच में एंगल 90 का है। लेकिन इसको जब हम ब्लैक बोर्ड बनाएंगे, देखो मैं बना के बताता हूँ, पहले ध्यान दीजिए, पहले हम 3D फिगर बना रहे हैं। एक्स, वाई और जेड। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया था, ये सारी साइडें आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती है, ये और ये परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर जैसे ये और ये परपेंडिकुलर, ये एंगल यहाँ 90 का दिखता नहीं तुम्हें, ये परपेंडिकुलर है। ये लाइन और ये लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर। देखो आप, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रही है, जबकि ये एंगल 90 है सारा, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है भाई, लेकिन यहाँ पर कुछ भी 90 नहीं दिख रहा है। तो अपने दिमाग में थोड़ा सा इस डिब्बे को ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर ये ऐसे दिख रही तिरछी बिल्कुल, क्योंकि 3D फिगर को हमने बोर्ड पे चिपका दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3D रिजोल्यूशन की। मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ऐसे करके, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। 90 या दिख नहीं रहा, ये एंगल 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कितना ज़्यादा फैला, लेकिन ये 90 एंगल। तो ये चीज़ें हैं इसमें। चलिए हमने ले लिया 3D वेक्टर, देख लो O और P। OP एक 3D वेक्टर है, जैसे अभी हमने 2D वेक्टर लिया था, ये 3D वेक्टर, इसको नाम दे दिया हमने वही A। अब हमने क्या बताया था, देखिए हमने बताया था कि इस वेक्टर के अगर कंपोनेंट लेने हैं तो हमें इसके एरो हेड से परपेंडिकुलर डालना होता है। अब जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ केवल एक एक्सिस है नहीं, यहाँ तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा किस पे आएगा, प्लेन पे आएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, हमने ये परपेंडिकुलर डाला इस तरह से, तो यहाँ मिलाकर हमने इसको पॉइंट का नाम क्या दिया, M। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ मिला तो हमने नाम क्या दिया, M। लेकिन अब ये यहाँ नहीं मिलेगा, अभी तो 3D है, ये प्लेन है। इस तरह से वेक्टर आपका यूं आ रहा है तो प्लेन पे परपेंडिकुलर आएगा, समझो पहले आप। अभी कल्पना करो कि ये वेक्टर ऐसे है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा तो प्लेन पे आएगा, पेपर पे आएगा ना, ये प्लेन है नीचे, ये प्लेन है और ये वेक्टर है, यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा प्लेन में आएगा। तो हमने जो परपेंडिकुलर डाला वो इस प्लेन में आया, तो और एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, देखो दोनों काम किए हमने। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला वो तो जेड एक्सिस पे मिला जा करके, तो मैंने बताया पॉइंट नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया M। तो हमारे पास हमने भी क्या बताया था, OP वेक्टर के दो कंपोनेंट मिल गए, एक तो OM और एक ON। ON तो ये दिख गया ये वाला, और OM ये है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, प्लेन पे आएगा, तो एक वेक्टर मैंने कहा जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर मिलता है उसको यहाँ से मिला दो। जैसे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर मिला तो हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये वेक्टर मिल गया था ना। तो अभी ऐसे ही हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला M पॉइंट पे, तो हमने इसको मिला दिया, एक वेक्टर क्या मिल गया, OM। और एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला तो ये मिला दिया, ये क्या मिल गया, ON। तो देखो ON ये तो आपको मिल गया AZ डायरेक्ट, लेकिन जो OM वेक्टर है ये तो प्लेन में है, तो इसके दो कंपोनेंट फिर होंगे। अभी तो हमने प्लेन में लिया था थोड़ी देर पहले, जैसे ये वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट थे, एक ये और एक ये। तो वैसे ही ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला ये प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और एक वाई डायरेक्शन में होगा। और आएगा कैसे, परपेंडिकुलर डालने पर आएगा। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, तो देखो उठाते जाओ, ऐसे समझो आप। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये प्लेन में आया, एक वेक्टर ये मिला, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, सीधा लाइन पे ही गिरा था, तो लाइन पे गिरा तो लाइन वाला कंपोनेंट मिल जाता सीधा। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो और एक जेड पे। अब मैंने कहा एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो ऐसे जाएगा, ये
अब बच्चा कहता सर ये परपेंडिकुलर कहाँ है? अरे भाई मेरे, अब ये बताओ, ये एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती कि नहीं होती है? ऐसे दिखाई ना, ये परपेंडिकुलर है अगर इस पे, तो ये परपेंडिकुलर ही हो गया ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस जो है ना परपेंडिकुलर है, होती कि नहीं होती है? अरे ऐसे है ना। तो जब इसको ऐसे दिखाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे ही तो दिखेगा ना। तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो एक वेक्टर मिल गया ये ओ एम वेक्टर है। इसके हेड से हमने एक परपेंडिकुलर एक्स पे डाला तो ये मिल गया ए एक्स वेक्टर। एक यहाँ डालो वाई पे ऐसे करके, यहाँ पर मिला तो एक मिल गया ये वाला ए वाई वेक्टर। बस हो गया खेल। पहले हमें दो वेक्टर मिले ओ एम और एन, इसको नाम दो आर एस। चलो तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमने इस ओ एम के दो कंपोनेंट लिए, ओ एम के कौन से? ओ आर और ओ एस। ओ आर प्लस ओ एस प्लस ओ एन, क्योंकि ये आपका जो ओ एम है वो 2D वेक्टर था, ओ पी बराबर। हमें तीनों कंपोनेंट मिल गए, हमें यहाँ दिख रहे हैं तीनों कंपोनेंट कौन कौन से? ओ पी का मतलब ए वेक्टर, ओ आर का मतलब ए एक्स वेक्टर, ओ एस का मतलब ए वाई वेक्टर, ओ एन का मतलब ए जेड वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ बता ही नहीं। और वैसे ही अगर आप देखें तो एक तरह से ये वेक्टर एडिशन है। OP वेक्टर बराबर ON वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो अपने आप ये ए वेक्टर आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ आई जे के लगा दो, ए वेक्टर बराबर आई कैप लगा दो, ए एक्स से वेक्टर हटा दो, जे कैप लगा दो, ए वाई से वेक्टर हटा दो, प्लस के कैप लगा दो, ए जेड से वेक्टर हटा दो। ये था आपका 3D रिलेशन। अब हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हमें पता है कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा, लेकिन आएगा कैसे? चलिए देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एम फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी एम, तो मैं पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी एम। तो हाइपोटेन्यूज यही होगा क्योंकि ये वेक्टर है और ये इसका कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट है, ये देखो ना, ये ए वाई ए जेड है, ये भी ए जेड ही हुआ ना, ये पैरेललोग्राम है देखो ये। तो ये ए जेड है, ये भी क्या हुआ? ए जेड के बराबर हुआ। तो देखो ओ पी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। अब ये जो ओ एम है, ये ओ एम, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने कहा ना एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, और ये ओ एम क्या है? इनका रिजल्टेंट है। मतलब ओ एम के ही तो दो कंपोनेंट हैं, तो ओ एम स्क्वायर क्या आएगा? ओ आर स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। बस वैल्यू डाल दो, हो गया। ए स्क्वायर बराबर ओ आर कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए पी एम कितना है? ए जेड स्क्वायर। ए बराबर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आ गया मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ये जो पी एम है ना, पी एम की जगह ए जेड क्यों लिखा? क्यों जो पी एम है वही ओ एन है। ये पी एम है वही ओ एन है, और ओ एन कितना है? ए जेड है, इसलिए आ गया। तो इस तरह से एक 3D वेक्टर के तीनों कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड कैसे लेकर के हम रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है डायरेक्शन कोसाइन, तो उसको भी बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना? चलिए उस पर बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, लेट ए वेक्टर makes an angle
अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस respectively, then ax upon a is equal to cos alpha या ax वेक्टर बराबर a cos alpha। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। देखो हमने मान लिया ये जो a वेक्टर है x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस अल्फा एंगल है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अब बताना बड़ा मुश्किल है, ये वाला बीटा हो गया ये वाला, और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है, गामा। तो ए एक्स अपॉन ए करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस अल्फा आएगा, तो ए एक्स बराबर आ गया ए कॉस अल्फा। इसी तरह से ए वाई अपॉन ए आएगा, वो आएगा कॉस बीटा, मतलब ए वाई बराबर ए कॉस बीटा आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए जेड बराबर आएगा ए कॉस गामा, ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा, ए वाई बराबर ए कॉस बीटा और ए जेड बराबर ए कॉस गामा। ये डायरेक्शन कोसाइन हुए ए वेक्टर के एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करें। इसको नंबर दे दो भले, वापस दे रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। पीछे जो 1 2 3 दी थी तुमको भूल जाओ, हमने एक नई चीज डाल दी डायरेक्शन कोसाइन। इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 2 एंड 3, तो आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या ए बराबर यहाँ से भी वही चीज़ आएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये था हमने जो आज पढ़ा है, ये था वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसमें हमने एक पढ़ा था 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन और दूसरा पढ़ा था 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा था 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन उसका बहुत बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स में। हमने बीच बीच में क्वेश्चन भी बताए थे आपको किस तरह से 2D रिजोल्यूशन, अगर आप बच्चे को नहीं आता तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वेक्टर के बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और जिसको आता है वो बच्चा क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा ध्यान रखना, मैं एक आध क्वेश्चन डालता हूँ, आप करने की कोशिश करो रिजोल्यूशन पे ये, ठीक है ना। चलिए, नहीं आए तो मैं भी बताता हूँ। चलिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। जैसे एक ब्लॉक ले लिया मैंने, इस पर खूब सारे फोर्स लगा दिए मैंने, 1 2 3 4। F1 बराबर इसको मान लो 4 न्यूटन, F2 बराबर 2 न्यूटन, F3 बराबर 6 न्यूटन, या ऐसे लेता हूँ, चलो 6 न्यूटन, और F4 बराबर 4 न्यूटन। एक ब्लॉक है, इस पर 4 फोर्स लग रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये 90-90 एंगल है, मान लो 90-90-90, और फाइंड नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो देखो यहाँ फिर आप गलती करते हो, आप सीधा क्या करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट लेने लगते हो। आप मत करो, पहले जो सबसे सिंपल चीज़ दिख रही है वो देखो। ये अपोजिट वेक्टर है ना, अपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट P माइनस Q होता है। तो पहले अपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाओ। चलिए, इधर 6 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, इसमें से माइनस करो, 6 में से 4 माइनस करो तो 2 बचेगा। किधर बचेगा, इधर बचेगा, इधर बचेगा, इधर बचेगा ऑब्वियसली। इसका मतलब ये 2 न्यूटन इधर बचा,
इनका दोनों का कोई लोड नहीं, इसमें से माइनस कर दिया। अब ये इधर 4 न्यूटन, इधर कितना 2 न्यूटन है, ये भी दोनों अपोजिट वेक्टर है, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 2 न्यूटन। अब करो ना क्वेश्चन, ये एंगल कितना है 90, ये 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, एंगल कितना है 90। अब हमने क्या बताया था, इसको बीच से फाड़ देना है, ऐसे बताया था मैंने। ये फाड़ोगे ये 45 बचेगा और ये भी 45 बचेगा, ये 2 न्यूटन और ये भी 2 न्यूटन। तो हमने क्या बताया, इसका कॉस कंपोनेंट यही आएगा, इधर कितना आएगा 2 cos 45 और इधर क्या आएगा 2 sin 45, बताया था अभी। ऐसे ही इसका भी कॉस कंपोनेंट यही आएगा, ये भी 45 एंगल इस लाइन बना रहा है, यही आएगा 2 cos 45 और इसका साइन इधर आ जाएगा 2 sin। भाई इसके भी दो कंपोनेंट है, कॉस है एक साइन, ये दोनों अपोजिट हैं, ये कट जाएंगे, क्यों, अरे इसमें से माइनस करोगे, सेम लिखा है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आएगा 2 cos 45, 2 cos 45 दो बार लिखा है, तो 4 cos 45 लिख दो, ये जाएगा 4 cos 45 1/√2, इसे काट दो, आंसर आएगा 2/√2 न्यूटन। ये लो, कुछ है ही नहीं, कंपोनेंट लेने में कुछ भी नहीं है। और थोड़ा इजी कर देता हूँ, अगर आपको टाइम बचाना है तो ये चीज़ें जो फिक्स हैं इनको समझ लो, हम आपको बता देते हैं। आपको पता चलना चाहिए दो वेक्टर अगर सेम है तभी हम रिजॉल्व करेंगे। खास बात, दो वेक्टर जिनका रिजल्टेंट हम निकालने जा रहे हैं, दोनों अगर मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है, तभी हम उनका रिजोल्यूशन करेंगे, नहीं तो हम रिजोल्यूशन नहीं करेंगे। मेरा मतलब है जैसे F1 F2 थीटा और F नेट। अब हमें क्या करना, हमने क्या बताया, जब F1 भी F है और F2 भी F है, दोनों सेम है, थीटा अगर 0 है तो F नेट कितना आएगा 2F। थीटा 0 का मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों को जोड़ लो। फिर दूसरा केस F थीटा मान लो 90 है या 60 है, तो हमें पता है यहाँ आएगा 2F cos 30, आंसर आएगा, मतलब √3F हो जाएगा। cos 30 वैल्यू डाल दी। फिर मैंने कहा F अगर 90 है तो इनका आंसर आएगा 2F cos 45, मतलब √2F आएगा। F एंगल अगर 120 है तो 2F cos 60 आएगा, मतलब FE आएगा, cos 60 की वैल्यू डाल दी। F अगर 180 है तो यहाँ आंसर आएगा 0। तो ये रिजल्ट याद कर लो, इसमें है ही क्या। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर रिजोल्यूशन। ढंग से पढ़ लेना, 2D और 3D, स्पेशली 2D रिजोल्यूशन, दो कंपोनेंट हर बच्चे को लेने आने चाहिए। तो ध्यान से सुन लो, सीख लो, सब कुछ लिखा हुआ टेबल मैंने बना दी है। फिर भी अगर कोई डाउट्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।